हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले यूपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग का डे 3। ठीक है, तीसरा दिन है। तीसरे दिन हम तीसरा क्वेश्चन लेके चलने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप टॉपर से कितना बेहतर आंसर लिख सकते हैं। अगर पहले कभी आपने आंसर नहीं लिखा है तो किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए। आपका उससे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको यानी सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए और कम से कम 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, आंसर राइटिंग के लिए बैठ सकते हैं, आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपकी समझ बढ़ जाएगी कि किस प्रकार से मेंस में आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। आपको लिखने की जो टेक्निक है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस प्रकार से एक औरों से बेहतर आंसर लिख सकते हैं। देखो, कोई आंसर परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक परफेक्ट आंसर की तरह आप कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद में हम बात करेंगे किस प्रकार से प्रश्नों को लिख सकते हैं और टॉपर्स के द्वारा कैसे लिखा जाता है और इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, प्रश्न दे रखा है, उन कारकों का परीक्षण कीजिए जो भारत में अक्सर शहरी बाढ़ की घटना का कारण बनते हैं। किसकी बात हो रही है? शहरी बाढ़। शहर में जो बाढ़ आती है, दिल्ली, चंडीगढ़, जो भी हरियाणा, पंजाब जो भी होता है, ठीक, जो बड़े बड़े शहर है, ठीक है, तो शहर में जो बाढ़ का कारण है, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में, तो शहर में बाढ़ आने का कारण घटना है, उनके कारण बताने हैं। ये बाढ़ क्यों आती हैं, क्या प्राकृतिक कारण है, क्या जो मानव के द्वारा यहाँ हो रहा है, उसके क्या बचाव है, कैसे उसका उसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं लाई जा सकती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, शहरी बाढ़ से आज से सबसे पहले उसकी भूमिका में क्या रहता है, डेफिनेशन देंगे हम। ठीक है, तो शहरी बाढ़ से आज से क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में पानी के स्तर का बढ़ना और सड़कों पर प्रवाहित होना। सीधी सी बात, शहर में जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो सड़कों पर फैल जाता है, तो सड़कों पर प्रवाहित होना है। इसके प्राकृतिक और मानवीय कारण हो, सीधी सी बात है, प्राकृतिक और मानवीय कारण हो सकते हैं। अब देखो, या तो शहर में बाढ़ दो कारण से हो सकती है, प्राकृतिक और मानवीय कारण से। प्राकृतिक कारण आप सभी को मालूम है कौन से, ज़्यादा बारिश होना। ठीक है, तो देखो, प्राकृतिक कारण, सबसे पहले शहर में बाढ़ आने के प्राकृतिक कारण के बारे में जानकारी देखते हैं। सबसे पहले अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी ज़्यादा बारिश। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ज़्यादा रेनफॉल होती है हमारे, जब ज़्यादा रेनफॉल होती है तो पानी नदियों में नहीं समा पाएगा, पानी क्या हो जाएगा, सड़कों पर फैल जाएगा और धीरे धीरे वो शहर में पानी पूरा तरह से फैल जाएगा। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में जो घटनाएं हुई थी, वहाँ पर कम से कम 3 से 4-5 फीट तक पानी दिल्ली में सड़कों पर फैल चुका था। काफ़ी रुकावट आई थी, जो काफ़ी जो साधन जो परिवहन है वो उसमें बाधा उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, तो बहुत सारी समस्या होती है। लेकिन हमें बात करना, देखो, पहला कारण है प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण कौन सा है? अतिवृष्टि। तो आप सभी को मालूम है, जब देखो ज़्यादा बारिश को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उस समस्या को सॉल्यूशन हम जरूर निकाल सकते हैं, समस्या का हल जरूर निकाल सकते हैं। तो प्राकृतिक कारक में सबसे पहला हो जाएगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि हाल ही में देखो, गर्मी के मौसम में तीव्र बारिश के कारण उत्तर भारत में आई बाढ़ जैसे कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो बाढ़ आई थी, यमुना नदी का पानी पूरा सड़कों पर फैल चुका था, गाँव की बस्तियाँ डूब गई थी। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा वैश्विक उष्मन। वैश्विक उष्मन क्या हो जाएगा? ग्लोबल टेम्परेचर। जो ग्लोबल यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तापीय वृद्धि के कारण नदियों में जो बढ़ता जल स्तर है, नदी की जो जल स्तर बढ़ जाता है, या नदियों की कह सकते हैं समुद्र का ताप स्तर क्या कर सकता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। समुद्र के जल स्तर बढ़ने से जो आसपास के जो समुद्र के पास का जो इलाका है वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर पानी उस शहर में पानी घुसने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। इसमें एक और कारण लिख सकते हैं, जिलों की कमी से अतिरिक्त पानी का संग्रहण। जिलों की कमी है, देखो, अगर जगह जगह अगर जिले बनी होती हैं तो जो पानी आता है वो क्या हो जाएगा, उस जिलों में समा जाएगा, लेकिन जिले नहीं होने के कारण वो पानी पूरा से शहर में फैल जाता है। ठीक है ना, तो ये भी समस्या है। उसके बाद बात करते हैं बादल का फटना। तो आप सभी ने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश के वगैरह जो शहर है ऊपर, जो उत्तरी भारत में बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर घटनाएं आपको देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश में बादल का फटना वगैरह। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड यानी कि जो बादल फटने के कारण जो बाढ़ आती है, अचानक बाढ़ आती है, उसके कारण भी ये क्या होता है, शहर में पानी फैल जाता है। ये तो गए प्राकृतिक कारण। अब बात करते हैं मानवीय कारण के बारे में। मानवीय कारण क्या हो सकता है? देखो, सीधे से दिमाग लगाओ। अब पहले सबसे पहले दिमाग लगाओ, मानवीय कारण कौन कौन से हो सकते हैं। आपने देखो, मानवीय कारण क्या हो सकता है, या तो जो आपके जो सड़कें वगैरह हैं, या फिर आपने जो कूड़ा कचरा डाला है उसका सही तरीके से अपशिष्ट हैं उसका प्रबंधन नहीं किया। ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है पानी रुकावट आई, पानी रुकावट होने नदी नाले जाम हो जाएगा, नदी नाले जाम हो जाएगा तो फिर पानी, सीधी सी बात है, वो कहाँ हो जाएगा, सड़कों में फैल जाएगा, शहर में घुस जाएगा। मैं एक बात, तो जैसे मान लो ये नदी है, इस नदी में मैं अगर यहाँ पर जो भी कूड़ा कचरा जो भी है यहाँ डाल के मैं इकट्ठा कर देता हूँ, ठीक है, तो एक टाइम में पानी आ जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो पानी इधर से बाहर चला जाएगा, तो आसपास के जो शहर है, पानी सीधा सा वो गलियों में गाँव में घुस जाएगा, जो आसपास की जो बस्तियाँ हैं, कच्ची बस्तियाँ, वो डूब जाएगी, उसके घर मकान टूट जाएगा। तो इस प्रकार की क्या हो जाएगा, अपशिष्टों का कुप्रबंधन।
सही तरीके से प्रबंधन नहीं करना, ये भी एक सबसे बड़ा मानवीय कारक है शहरी बाढ़ आने का, ठीक है। तो हाल ही में जारी अपशिष्ट कुप्रबंधन सूचकांक के अनुसार भारत में 97% अपशिष्ट कुप्रबंधित होता है। देखो ये रिपोर्ट है, आप इस पर डाटा भी लिख सकते हैं, कितने प्रतिशत अपशिष्ट कुप्रबंधित होता है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार, अपशिष्ट कुप्रबंधन सूचकांक के अनुसार, ठीक है ना। भारत विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं जो अपशिष्ट कुप्रबंधन के 52% के लिए जिम्मेदार हैं। आप सभी को मालूम है, देखो भारत की बात करें ना तो शीर्ष 10 देश यानी टॉप 10 की बात करें, उन देशों में भारत भी शामिल है जो अपशिष्ट कुप्रबंधन के 52% के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा मान्य कारक क्या हो जाएगा, अनियोजित नगर विकास। आपका जो नगर विकास है उसका सही तरीके से सही तरीके से उसका विकास नहीं किया गया है। अगर उसको अच्छे तरीके से, अगर नदी नालों का जो पानी का प्रवाह, अगर मान लो ऐसी व्यवस्था नगर बनाने में ऐसी विकास होना चाहिए, जो नगर बनाते उसमें ऐसा विकास होना चाहिए कि अगर मान लो शहर में पानी भी आ गया तो उसको बाहर निकालने के लिए जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साइड से पानी आ रहा है इसमें पैक हो गया भर गया, जब यहाँ से पानी आ रहा है उसको बाहर निकालने के लिए जगह भी होनी चाहिए। यहाँ पर अच्छी तरह से नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, बड़े बड़े नाले होने चाहिए ताकि पानी अंदर आ भी जाए तो नालों के द्वारा बाहर निकाला जा सके, ठीक है। तो शहरी जल विकास, देखो जल विकास की अनुचित व्यवस्था, ठीक है, उदाहरण के लिए गुड़गांव की बाढ़, ठीक है, हो सकता है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है हमारे मानवीय विकास के कारण, मानवीय कारण के कारण नालों का अवरुद्ध होना। मैंने बताया अभी, नाला जब नदी नाले बंद हो जाते हैं क्या हो जाएगा, पानी सीधी सी बात अंदर आ जाएगा। तो प्लास्टिक का अधिक प्रयोग, भौतिकवादी प्रवृत्ति। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट कंक्रीटीकरण। कंक्रीटीकरण पानी के मृदा में निषेधित, देखो में होने के लिए जगह नहीं है। सीधी सी बात है, जब कंक्रीट वाला, मैंने कल भी बताया था आंसर में कि जब कंक्रीट वाला जब जमीन होती है उसमें क्या होता है, पानी अंदर की ओर सोख नहीं जाता है, मतलब पानी अंदर भूमि जल के अंदर नहीं, भूमि के अंदर पानी नहीं चला जाता है, क्योंकि अगर रेतीला इलाका होता है तो पानी क्या होता है, अंदर सोख लेता है, ठीक है। तो सोखने से क्या हो जाएगा, थोड़ा पानी जो नदी का थोड़ा सा पानी लेवल कम हो जाता है। जब अंदर जब रेत वाला इलाका है नहीं, पूरा कंकड़ है, तो कंकड़ थोड़ी पानी सोखने लगेंगे, तो पानी क्या हो जाएगा, सीधा सा बात है, जो जितना पानी आ रहा है उतना पानी आगे चलता जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो पानी फैलेगा बाहर। अगर मान लो यहाँ पर मैं बोलूँ रेत वगैरह मिट्टी वगैरह है तो वो क्या करते हैं, पानी यहाँ पर सोख लेती है। एक देखो आप कंक्रीट का एक बर्तन लो, इसमें कंकड़ डालो, उसमें पानी डालो, पानी उतना उतना रहेगा। अगर इसमें आप रेत डालो और थोड़ी सी मिट्टी डालो और बर्तन में, फिर उसमें पानी डालो, पानी क्या हो जाए, सोख लेगी, ठीक है। तो ये कारण होता है कंक्रीटीकरण में। और जो मृदा वाला जो पानी, मृदा वाली जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें तो जब मृदा होगी तो क्या करता है, पानी को सोख देती है। मृदा नहीं होने के कारण क्या हो जाए, पानी बाहर आ जाएगा। अतः पानी स्तर भी देखो, अतः पानी स्तर पर ही रहता है, सीधी सी बात, सतह पर ही रहता है, ठीक है। मैंने ये बात बोली अभी जो आपको समझाया, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट क्या है, बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास। सीधी सी बात है, जब जनसंख्या ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, लोगों के लिए रहने के लिए आवास नहीं होगा। लोगों के लिए रहने के लिए आवास नहीं होगा तो जो जहां पर बाहर वाला इलाका है खाली पड़ा रहता है वहां पर मकान बना देते हैं। लेकिन जब बारिश का समय होता है तो उस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को झेलनी पड़ती है, जहाँ पर जो ये बाढ़ वाले इलाके में रहते हैं, नदी नालों के पास में रहता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी परेशानी उन्हीं को झेलनी पड़ती है। बाढ़ सुविधा क्षेत्रों में आवास निर्माण, जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, ठीक है ना। अब देखो ये तो हमने बात की इसके कारण के बारे में, अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो इसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम बाढ़ को रोकने के उपाय। देखो उचित शहरी नियोजन, जैसे कि चंडीगढ़, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, शहर का नियोजन कर सकते हैं उचित तरीके से। अपशिष्ट जो प्रबंधन की नीतियों को अपनाना चाहिए, ठीक है, पॉलिसी लानी चाहिए हमें। लोगों में जन जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सुप्रवाहित सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे पानी अगर आ भी जाए तो अच्छे तरीके से पानी बाहर वापस जाना भी चाहिए। क्राउड डाटा सोर्स की उपयोगिता हमें चाहिए मुंबई में, ठीक है। उसके बाद में प्लेस मेकिंग, उदाहरण जैसे कि पिंपरी चिदंबरम में, ठीक है। सरकारी प्रयास क्या होता है, सरकारी प्रयास कौन कौन से चल रहे हैं, देखो अब शहरी बाढ़ को रोकने के लिए सरकारी प्रयास कौन कौन से। सबसे पहला स्मार्ट सिटी परियोजना। सरकार को क्या है, सरकार स्मार्ट सिटी परियोजना चला रही है, ठीक है, जो अच्छी तरह से जो सिटी है वो अच्छी तरह से बने ताकि कोई परेशानी हो ना हो, ठीक है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, देखो इस तरीके से सिटी का निर्माण करना है, जो पहले सिटी बनी हो अच्छा, लेकिन जब नई सिटी बन रहा है, नई सिटी में क्या हो जाएगा, हर प्रकार से समस्या का यहाँ पर समाधान आपके साथ में हो रहा है, ठीक है। कोई भी समस्या उसे समाधान आपको मिलना चाहिए, इस प्रकार सिटी का हमें क्या होना चाहिए, परियोजना बनानी, सिटी का निर्माण करना चाहिए। अमृत और शहरी पुनर्विकास के लिए, ठीक है, अमृत योजना है जो शहरी पुनर्विकास के लिए हो जाएगा। फ्लड वॉच ऐप है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ की जो रियल टाइम जानकारी देख सकते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, जब हमें बाढ़ की जानकारी हमें मालूम होगी तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उसका पहले ही समाधान कर सकते हैं, ठीक है। जब हम बाढ़ के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पहले जानकारी उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन या हल नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें बाढ़ आने की पहले जानकारी होती है, मान लो मैं बोलूँगा अगर मुझे पता है कि 2 से 3 दिन के अंदर बाढ़ आने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले उसकी प्री प्लानिंग कर सकते हैं कि किस प्रकार से बाढ़ के पानी को हम रोकना है, या फिर कह सकते हैं उसका समाधान करना, हल निकालना, वो हम कर सकते हैं। तो फ्लड वॉच ऐप है, उसके माध्यम से बाढ़ की रियल टाइम जानकारी मिलती है हमें। अर्ली मॉर्निंग सिस्टम, ये सेम बात कही गई है। अब देखो निष्कर्ष कितना अच्छा लिखा उन्होंने, शहरी बाढ़ मुख्यतः मानवीय कारकों का प्रतिफल है और हमें स्थानीय स्तर पर उचित बुनियादी ढांचों के निर्माण द्वारा इसे रोकने की आवश्यकता है, ठीक है।
सीधी बात है, शहरी जो बाढ़ है जो सबसे ज़्यादा को प्राकृतिक कारक तो नहीं रोक सकते हम, सीधी से पता है आपको कि प्राकृतिक कारकों के कारण जो बाढ़ आ रही है उसको नहीं रोक सकते, लेकिन मानवीय कारकों के कारण जो बाढ़ आ रही है उसको तो हम रोक सकते हैं। तो मानवीय कारकों का प्रतिफलन है और इसे हमें स्थानीय स्तर पर उचित बुनियादी ढांचे के निर्माण द्वारा इसे रोकने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं अपनी। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब जो पॉइंट है वो नॉर्मल पॉइंट है, आपको भी पता होगा। अब मान लो शहर में बाढ़ आ रही है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप भी लगाओ कि कौन कौन से मानवीय कारक हो सकते हैं, प्राकृतिक कारक हो सकते हैं, आप उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, सरकार की नीतियां कौन सी चल रही है, ठीक है, सरकार को किस प्रकार से नगर का विकास करना चाहिए, कौन सी परियोजना लानी चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाता है। कोई प्रश्न लिखना टफ नहीं है। देखो कुछ लोग बोले कि सर में इतनी जानकारी कैसे होगी, जब आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करोगे प्री और मेंस का, ठीक है, प्री और मेंस का जब सिलेबस कंप्लीट हो गए तो उसका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो पूरा टॉपिक इन्वायरमेंट सब आपको जब एक साथ पढ़ोगे ना तो उसका पूरा नॉलेज एक क्वेश्चन में लग जाएगा आपका, ठीक है ना, ऐसा इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो कोई भी आपको रिपोर्ट है, आपको इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट मिल गई, आपको हिस्ट्री में कोई आप मिल गया, ज्योग्राफी की कोई रिपोर्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई रिपोर्ट है, तो आप उस प्रश्न से रिलेटेड है तो आप इसमें लगाइए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, ऐसा लगाइए ताकि आपको वहाँ पर एक बेहतर आंसर मिलने की, आपका बेहतर आंसर हो जाएगा और आप बेहतर आपका नंबर मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।